तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दिल्ली के आईटीओ रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर मौजूद हैं, जहां पर G20 की जो भव्य सफलता हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसकी मेजबानी खुद भारत ने की थी, उसकी सफलता पर संबोधन उनका सुनने को मिल सकता है। इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा वहां भी मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस वक्त प्रधानमंत्री उस केंद्रीय कार्यालय में अपने वो एंटर करते हैं तो भव्य स्वागत उनका यहां पर किया गया तमाम पुष्प वर्षाओं के साथ। ये एक स्टाइल भी रहा है कि जब भी प्रधानमंत्री केंद्रीय कार्यालय में पहुंचते हैं तो इस तरह से भव्य स्वागत उनका होता है। और इस बार तो स्वागत निश्चित रूप से बनता था, क्योंकि जिस प्रकार G20 की भव्य सफलता हुई है, मनीष, भारत मेजबानी कर रहा था इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की ग्रैंड सक्सेस के ऊपर ये तमाम लोग इस वक्त बैठे हैं, जहां पर केंद्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य मौजूद, प्रधानमंत्री मौजूद। किस रूप में आप भी देख रहे हैं इस भव्य कार्यक्रम को, जो कि भारत द्वारा मेजबानी की गई G20 के इस सफल कार्यक्रम? जी राहुल, जैसा आपने जिक्र किया, दर्शकों को बताया कि ये G20 की ऐतिहासिक सफलता के बाद बीजेपी के मुख्यालय में एक भव्य आयोजन हो रहा है, जहां पे आपने देखा कि प्रधानमंत्री की कार एकदम फूलों से लकदक वहां पहुंची है और प्रधानमंत्री का जोरदार कार्यकर्ताओं ने, जो बताया जा रहा है कि दिल्ली और NCR के करीब हज़ारों कार्यकर्ता और दूर दराज के इलाकों से भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने और उनका आभार जताने और उनका संबोधन सुनने के लिए बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त मौजूद हैं। और जिस तरह से लाइव प्रसारण हम दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से सीधा, वहाँ पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की भी बैठक की संभावना बताई जा रही है। इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री खुद मौजूद होंगे। और क्योंकि राहुल, आगामी पांचों राज्यों के जो चुनाव होने हैं, जो लोकसभा का सेमीफाइनल होना है, उसके लिए भी टिकटों के नाम पर विचार विमर्श हो सकता है। बताया जा रहा है कि शायद जल्दी इस मीटिंग के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लेकर बड़े पैमाने पर सीटों का, टिकटों का ऐलान किया जा सकता है। उससे पहले प्रधानमंत्री ये अपने कार्यकर्ताओं के लिए अपने बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंचकर इस सफलता को लेकर कि भारत ने क्या सफलताएं हासिल की, भारत के लिए इसके क्या मायने थे, इसके बारे में लोगों को रूबरू कराएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और कार्यकर्ताओं को संबोधित करना भी, मनीष, बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि तमाम जो इवेंट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, चाहे वो किए जाते हो या फिर अगर आप देखिए भारत सरकार के भी जो इवेंट्स हैं जिसमें प्रधानमंत्री की खासतौर से भूमिका रहती है, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और प्रधानमंत्री का स्टाइल भी रहा है कि हमेशा एक सफल कार्यक्रम के बाद वो हमेशा बीजेपी कार्यालय पर पहुंचते हैं और वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, देश की जनता को वहां से संबोधित करते हैं। और इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, कर्नाटक के सबसे कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता येदुरप्पा मौजूद हैं, तमाम और भी बड़े लीडर जो कि केंद्रीय कार्य समिति से हैं वो भी वहां मौजूद। तो ये दर्शाता है कि इस बैठक में सिर्फ G20 की सफलता पर ही नहीं, बल्कि जैसा मनीष ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के भी एक मंथन, एक चर्चा जरूर हुई होगी। जी राहुल, नहीं वो होगी निश्चित तौर पर अगर बैठक होगी। हालांकि उससे पहले प्रधानमंत्री और जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका संबोधन देखने को मिल सकता है। और जैसा आपने राहुल जिक्र किया कि बीजेपी की कार्यशैली है, ये नई बीजेपी जो जनता को दिखाई पड़ती है, मोदी और शाह और नड्डा के नेतृत्व वाली, ये भाजपा, पहले वाली भाजपा और कई पार्टियों से कई मायनों में इस लिहाज से अलग कि प्रधानमंत्री जब एक देश के राष्ट्राध्यक्ष या स्टेट्समैन के रूप में काम करते हैं तो वो उस स्टाइल में काम करते हैं, लेकिन फिर वो जनता के बीच उस उपलब्धि को साझा करने के लिए भी पहुंचते हैं और वो बताने पहुंचते हैं कि किस तरह से उनकी सरकार ने प्रयास किए, किस तरह से आयोजन को एक सफलतापूर्वक ढंग से बनाया। और अब राहुल, ये भी बड़ा गौर करने वाली बात है कि G20 ना सिर्फ भारत के लिए इसकी मेजबानी ऐतिहासिक थी, बल्कि तमाम देशों के नेताओं ने, जो 20 देशों के, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन भी अब तो शामिल है, जो G21 हो चुका है, इसके तमाम नेताओं ने बड़ी तारीफ की है भारत के इस आयोजन के लिए, खासतौर पर प्रधानमंत्री की। जी, कि किस तरह से विदेशी जो हमारे मेहमान थे, उनकी जो मीडिया है, उनके जो लोग हैं, उन लोगों ने कैसे इस G20 की मेजबानी को देखा है, इस पर अगर आप मनीष कुछ बता पाए। अब देखिए, लगातार चाहे जो बाइडन हो, ऋषि सुनक हो, यूरोपियन यूनियन के नेता हो, खासतौर पर अफ्रीकी नेता हो, एक के बाद एक नेताओं ने इस आयोजन को बड़ा भव्य बताया। फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रों हैं, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने बताया कि ये वाकई अपने आप में ऐतिहासिक है। तो सिलसिलेवार ढंग से जब सारे नेता यहाँ से जो 75-80% जीडीपी के जो नेता हैं, पूरे ताकतवर देशों का जो समूह है, जब देश से विदा हो रहे थे, तो उन्होंने
बहुत आभार जताया इस आयोजन के लिए भारत का और प्रधानमंत्री की कार्यशैली के लिए। खासतौर पर जब आप देखेंगे कि इटली की राष्ट्राध्यक्ष जब मौजूद थी तो उन्होंने किस तरह से प्रधानमंत्री को बताया कि यू आर लव्ड बाय ऑल, कि आप सबके पसंदीदा हैं और आपकी कार्यशैली बड़ी अलहदा है जो सबको पसंद करते हैं। तो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत ये है कि वो बड़ा सुव्यवस्थित ढंग से काम करना पसंद करते हैं। वो उनकी जो चाहे G20 का भव्य आयोजन हो या चाहे एक उनकी आम रैली हो, वो बड़ा जो भी एक इवेंट होता है उसमें ग्रैंड्योर होता है राहुल, और उसमें जो है उनके जो मैसेजिंग है, पॉलिटिकल मैसेजिंग हो या फिर बतौर प्रधानमंत्री जनता को मैसेजिंग हो, बहुत बड़ी साफ होती है। और वो किसी भी तरह के आयोजन के बाद, चाहे वो जीत हो किसी भी विधानसभा चुनाव में या कोई बड़ा फैसला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का फैसला इस सरकार में लिया गया, उससे पहले जो है 370 का मामला, जो 370 हटाने का मामला हुआ 2019 में, जब भी जिस तरह के बड़े फैसले होते हैं तो वो कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते हैं, उनको बताने के लिए, उनसे संबंध स्थापित बनाए रखते हैं, संवाद लगातार स्थापित रखते हैं उनके साथ में। ये एक प्रधानमंत्री की शैली है। जब भी इस तरह का बड़ा मौका होगा वो सीधे जनता के बीच, जनता से साझा करने के लिए अक्सर उसके सामने हाजिर होते रहते राहुल। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात G20 का जो ये भव्य सम्मेलन हुआ कि भारत ने किस तरह एक अलग देश के नाते से नहीं बल्कि हर संदेश, हर विचार, हर पोस्टर, हर बैनर दिल्ली के अंदर जहां भी आपने देखा, पढ़ा होगा या फिर कहीं पे आपने देखा होगा, उसमें हमेशा विश्व को इंक्लूसिव रख करके पूरी चर्चा, पूरा विचार जो दिया गया, वसुदेव कुटुंबकम का विचार दिया गया, वन फैमिली वन अर्थ का विचार दिया गया, वन फ्यूचर की बात की गई। ये बड़ा महत्वपूर्ण था मनीष, कि किस तरह भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह इस थॉट को जो है प्रोग्रेसिव रूप से और बड़े डोमिनेटिंग तरीके से इस विचार को विश्व पटल पर रखा कि हम वन फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर राहुल, पूरा G20 का जो समिट हुआ 2 दिन चला, वो तीनों इन बिंदुओं पर केंद्रित रहा, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यानी भारत है जो अब सिर्फ एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य की बात करता है। और जब आप G20 के आप डिक्लेरेशन को देखेंगे तो इन डिक्लेरेशन में जो बिंदु हैं वो इतने कंटेंशियस इश्यूज़ हैं जो दुनिया के लिए बड़े क्रूशल है इस वक्त पे। उन तमाम इश्यूज़ पर भारत इस G20 समिट के दौरान कंसेंसस बनाने में बड़ी ढंग से कामयाबी हासिल की है राहुल। ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला और बड़ा ही हिस्टोरिक कंसेंसस था, जो पुराने G20 समिट्स के उलट भारत में देखने को मिला। और चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, उस पर क्लियर मैसेजिंग थी, चाहे वो चाइना का नहीं आना, लेकिन चाइना की जो चालें थी उसको भी नाकाम करते हुए हमने सख्त संदेश दिया, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, सॉवरेनिटी की, पॉलिटिकल फ्रीडम की, ये तमाम तरह की मैसेजिंग यहाँ से दी गई। फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो बात की जा रही है कि भारत के जो प्लेटफॉर्म्स हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को लेकर, उनको जो है अब दुनिया अडॉप्ट करेगी। तमाम तरह के मुद्दे, चाहे वो SDGs हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो, उन पर तेजी लाने की बात की गई। तो जो बड़े मुद्दे हैं, एक मनीष कि इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है, जैसा मुझे आपकी बात से समझ रहा हूं कि प्रधानमंत्री को ग्लोबल लीडर के रूप में भी एक तरीके से प्रोजेक्ट किया है इस पूरे सम्मेलन में ऑटोमेटिकली। ये जाहिर तौर पर वो भारत अब एक ताकतवर देश बन चुका है राहुल। और अब हमारे जो लीडर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो जाहिर तौर पर उस वर्ल्ड पावर का वो जो अगर नाम लिया जाए तो उनके नाम के बिना इस वक्त पे गिनती पूरी होती नहीं है। और भारत इसमें निश्चित रूप से, अब देखिए ना, आप जल्दी जो भारत अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, जल्दी हम तीसरी अर्थव्यवस्था के पायदान पर काबिज होने वाले हैं। तो ये जो लगातार अग्रेसिव ढंग से जो आर्थिक तरक्की हो या फिर सामाजिक पैरामीटर्स पे तरक्की हो या फिर डिप्लोमेसी के लेवल पे तरक्की हो, लगातार देखने को मिली है। और उसकी वजह से जो आप राहुल देखेंगे, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध था, लेकिन भारत पूरे ढंग से न्यूट्रल रहते हुए अपनी, ना सिर्फ उसने इमेज को बोल्स्टर किया, ना सिर्फ इमेज को स्ट्रांग किया, बल्कि दोनों देशों तक, मतलब पूरी दुनिया में मैसेज शांति का पहुंचाया है कि भाई युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। और ये जिस तरह से दर्शक, मैं बता दूं राहुल, दर्शक भी देख रहे होंगे अपने विजुअल टीवी स्क्रीन्स पर कि ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व आज उसमें शामिल होगा। इस बैठक में जो मंथन होगा, उसके बाद जाहिर तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में, तो वहाँ के दावेदार उम्मीदवारों पर मंथन होगा, विमर्श होगा। ख़ासतौर पर हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कुछ टिकटें अनाउंस कर दी हैं बीजेपी ने, लेकिन राजस्थान में पेच फंसा हुआ है, वहाँ कोई टिकट अनाउंस नहीं हुई है। इस मीटिंग के बाद राहुल, ये आसार हैं कि
बीजेपी में अब टिकटों का बंटवारा भी जल्द देखने को मिल सकता है। बीजेपी के कुछ स्टेट्स में, जैसे आज राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे भी सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हैं कि कौन चेहरा होगा, किस तरह से टिकट वितरण, दोनों राज्यों के उलट, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उलट वहाँ पे पहली सूची जारी नहीं हुई है। तो ये जो क्रूशल बैठक होने वाली है, और साथ ही बैठक के साथ की, अच्छा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टाइल भी कि वो टाइम का बड़ा ऑप्टिमम यूज़ करते हैं राहुल, कि आज का दिन सिर्फ उन्होंने ये संबोधन के लिए नहीं बल्कि ये सीईसी की बैठक के लिए भी रखा है। जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो बिल्कुल दोनों काम वो इसी शाम को आज निपटाए जाएंगे। हो सकता है कि कुछ दिनों में, ये जल्दी इस हफ्ते में आने वाले कुछ दिनों में टिकटों का अनाउंसमेंट भी हो, रिस्पेक्टिव जो भी इलेक्शन स्टेट्स हैं। और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा मौजूद होंगे इस बैठक में, जैसा आपने बताया राहुल, जो भी नाम आपने साझा किए, कि गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे, प्रधानमंत्री खुद मौजूद होंगे, तमाम राज्यों के जो बड़े नेता हैं जो स्टेट इलेक्शन कमेटी में आते हैं वो होंगे। ये एक बड़ी पार्लियामेंट्री बोर्ड हो चाहे ये स्टेट इलेक्शन कमेटी, ये पावरफुल कमेटी। और वो बैठक मनीष शुरू हो चुकी है, ये भी हम अपने दर्शकों को साथ साथ बता दें कि बैठक जो है केंद्रीय कार्य चुनाव समिति की कार्यकारिणी की जो बैठक है वो शुरू हो गई है, जिसमें तमाम नेता मौजूद हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, अमित शाह हो, रक्षा मंत्री हो, येदियुरप्पा हो, या खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, फिर प्रधानमंत्री की मौजूदगी वहां पर है। तो वो बैठक भी शुरू हो गई है। और G20 की जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने मनीष ने बताया किस तरह यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर भारत ने जो अपना विचार रखा, जिसको दुनिया ने सराहा, और किस तरह प्रधानमंत्री ने उस कोट का जिक्र किया कि ये युद्ध का दौर नहीं है, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। और इस एक वाक्य ने पूरे विश्व पर छाप छोड़ी है भारत की। और उसके बाद जब वो तमाम लोग भारत आए तो फिर जब वो पढ़ते हैं यहाँ आकर कि यहाँ की दीवारों पर यहाँ के जो व्यवस्था बनाई गई है उन पर ये लिखा गया है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, तो उससे एक बड़ा प्रभाव निश्चित रूप से भारत का पड़ा है विश्व के ऊपर। ये तस्वीरें, मैं इन तस्वीरों पर लेकिन वापस आना चाहूँगा। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय पर एंटर हुए थे और सैकड़ों कार्यकर्ता इर्द गिर्द उनके वहाँ मौजूद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साथ चल रहे थे। पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया गया, न सिर्फ कार्यकर्ताओं द्वारा बल्कि तमाम बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया है। और इस वक्त बैठक चल रही है, ये भी आपको लगातार हम लोग सूचित कर दें कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर के एक मंथन हो सकता है। राजस्थान के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे। राजस्थान में आज जिस तरीके से गुटबाजी सामने आई कि मेघवाल ने उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया, तो ये जो गुटबाजी का आज जो पहला चरण, इसको मैं कह सकता हूं कि अभी चुनाव में समय है, और तो पहले चरण का जो चुनावी तैयारियां होती हैं, जो आगाज होता है चुनाव का, उसमें ये गुटबाजी के संकेत मिले हैं। आपको लगता है प्रधानमंत्री निश्चित रूप से इस पर भी फोकस करेंगे कि किस तरह गुटबाजी जो है वो घातक ना साबित हो जाए? क्योंकि मनीष, ये भी बीजेपी को ध्यान रखना पड़ेगा किस तरीके से कर्नाटक और हिमाचल के अंदर अंदरूनी गुटबाजी एक बड़ा कारण बनी है उनको सत्ता से बाहर करने की। नहीं राहुल, ये बीजेपी की एक जो बीजेपी की एक फंक्शनिंग है वो उसमें खासा ख्याल रखते हैं कि जो एक लीडरशिप है वो एक सेम पेज पर, मतलब जो एक ही पटल पर और एक ही धारा में चलनी चाहिए। वो खास तौर पर जो मोदी शाह के नेतृत्व और नड्डा के नेतृत्व वाली बीजेपी, उसमें खास ख्याल रखा जाता है कि जो एक धारा तय हो चुकी है, जो विचार तय हो चुका है, जैसे राजस्थान में खास तौर पर बोला गया है कि वो पार्टी जो है संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश में चूंकि शिवराज सिंह चौहान अभी मुख्यमंत्री हैं तो वो फेस हैं, जाहिर तौर पर वहाँ पे उस तरह का वहाँ बीजेपी विपक्ष में नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के संयुक्त नेतृत्व में खासतौर पर ये जो चुनाव माना जाए तो ये मोटे तौर पर राहुल साफ है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद चेहरे पर लड़ा जाएगा। और इन स्टेट्स में अब आप देखेंगे कि राजस्थान में शायद अभी जब ये परिवर्तन यात्राएं ख़त्म होंगी तो अभी जो टेंटेटिव डेट है वो 25 सितंबर बताई जा रही है कि इन जो यात्राओं का कल्मिनेशन होगा, जो यात्राएं ख़त्म होगी तो उसके बाद प्रधानमंत्री राजस्थान में एक बड़ी रैली करेंगे, उसके बाद जो चुनावी बिगुल फूंकेंगे। तो उससे वो बेसिकली ये सीधी पॉलिटिकल मैसेजिंग तो ऑलरेडी दी जा चुकी है राजस्थान में कि ये चुनाव, आगामी चुनाव किसी चेहरे पर नहीं बल्कि भाजपा खुद संयुक्त नेतृत्व पे अपनी चाल पर तय करेगी। जो बीजेपी इस वक्त पे है वो यूनाइटेड इलेक्शन लड़ेगी, इसलिए सभी नेताओं को उसने चारों दिशाओं में बड़े सभी जो स्थानीय नेता है वो सब यात्राएं निकाल रहे हैं उनकी अगुवाई में। दूसरा, केंद्रीय मंत्री भी वहाँ पहुँचकर उन यात्राओं को संबोधित कर रहे थे। अभी हालांकि जब अभी अगला विशेष सत्र शुरू होने वाला है तो शायद कुछ केंद्रीय मंत्री वहाँ नहीं जा पाए, लेकिन अभी जो है स्थानीय नेता उसको लीड कर रहे हैं। चारों दिशाओं से ये यात्रा निकल रही है, अलग अलग शहरों में जिला मुख्यालयों पे पहुँच रही है। और आखिर में जब यात्राएं ख़त्म होंगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
खुद राजस्थान में एक रैली करके चुनावी बिगुल फूंकेंगे। तो और ये बात सही है राहुल कि जब इलेक्शंस होते हैं तो चाहे पार्टी कुछ भी हो, भाजपा एक खास तौर पर कंपैरेटिवली बड़ी डिसिप्लिन पार्टी मानी जाती है, वहाँ बहुत एक्शन होता है, थोड़े सख्त हैं, वहाँ जो डिलीवरीज पर बात होती है वहाँ इतनी शय नहीं होती है दूसरी पार्टियों के उलट, जो बीजेपी के फंक्शनिंग को समझते हैं, कार्यकर्ता जानते हैं। तो ये गुटबाजी और जो इंटरनल फाइटिंग है ये तो चुनाव के वक्त खास तौर पर बहुत सारे महत्वाकांक्षी नेता होते हैं। अब जिस तरह से आप कैलाश मेघवाल का जिक्र कर रहे थे, वो खुद उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां बीजेपी धीरे धीरे उस पड़ाव पर अब नेता स्वीकार ही नहीं कर रही। यानी अब जो 75 साल के बहुत आगे जा चुके हैं कैलाश मेघवाल। कैलाश मेघवाल खुद अब 90 साल के होने वाले, 89 साल के हैं, लेकिन उनकी खुद की कोई भी नेता कभी रिटायर नहीं होना चाहता है राहुल। राजनीति इस तरह की है कि कुर्सी बड़ी प्यारी लगती है और आखिरी दम तक कुर्सी कोई नेता छोड़ना नहीं चाहता। तो उसी पर भाजपा ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए फैसला किया कि अब जो है लोकसभा में तो कम से कम इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है कि 75 साल से ऊपर अब सांसद का टिकट नहीं दिया जाता है। वहीं पे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में गुजरात में इस मॉडल को लागू किया गया और माना जा रहा है कि अब आगे जो आगामी विधानसभा चुनाव है इसको खासा ध्यान दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर जो कैलाश मेघवाल जैसे विधायकों के सुर हैं वो साफ तौर पर, शायद आज मेरे साथ वो चुनावी चर्चा में भी मौजूद थे राहुल, तो वो उन्होंने स्वीकार भी किया कि हाँ, मतलब मेरे पॉलिटिकल एम्बिशन है, मैं राजनीति में रहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन अब वो बीजेपी के उस क्राइटेरिया पे फॉल नहीं करते हैं। तो शायद हो सकता है जैसा वो बोल रहे हैं कि वो चुनाव बीजेपी के सामने लड़ेंगे, हो भी सकता है कि उनको पार्टी स्थानीय स्तर पर मना ले, अभी उनका निलंबन हुआ है। लेकिन जब इस तरह की इतनी बड़ी कांग्रेस, बीजेपी, ये जो बड़ी पार्टियां होती हैं, इनमें इस तरह के चुनाव में मतलब आया राम और गया राम चलता है राहुल। हाँ। अभी कांग्रेस से कुछ नेता से पूर्व सांसद जो हैं ज्योति मिर्धा, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा है। वहीं सुभाष महरिया वापस बीजेपी में लौटे हैं और बताया जा रहा है कि कुछ और नेता भी विपक्ष से भाजपा में चुनाव से पहले लौट सकते हैं। दल बदल का दौर जो है वो लगातार जारी रहेगा। ये रहेगा राहुल, जब तक चुनाव होंगे तब तक चलता रहेगा। लेकिन हाँ, ये बहुत मोटे तौर पर तय है कि बीजेपी जो है, बीजेपी का आलाकमान जो दशो दिशा तय करता है, उसके हिसाब से स्थानीय नेतृत्व चलता है। खासतौर पर डिसिप्लिन के मामले में, एक्शन के मामले में। आप देखिए कि जब कैलाश मेघवाल पहली दफ़ा बोले थे कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के खिलाफ, तो उन्हें 10 दिन के भीतर नोटिस देने का टाइम दिया था। वो वापस आज बोले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर उन्होंने आरोप लगाया, तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। और अब बीजेपी ने ये स्टैंड भी ले लिया कि उस मुद्दे पर हर नेता बात नहीं करेगा, सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता अपनी बात रखेंगे। हमने भी आज कोशिश की कि बीजेपी का कोई नेता जयपुर से वहाँ जुड़े, राजस्थान से जुड़े, लेकिन कोई भी नेता बीजेपी से हमारे साथ इसलिए नहीं जुड़े कि उनका कहना है कि भाजपा प्रवक्ता ही इसके लिए आधिकारिक तौर पर अपने विचार रखेंगे जो बीजेपी ने रख दिए हैं। तो कमोबेश ये जो इलेक्शन कमेटी की बैठक भी होने वाली है राहुल, इसमें ये साफ है कि जो आगामी 5 चुनाव हैं इसको लेकर मंथन होगा, इसको लेकर विचार विमर्श होगा, किसका पाला मजबूत है, क्या सर्वेस की रिपोर्ट हैं, और किस तरह से स्ट्रैटेजिकली जो है बीजेपी जाने वाली इन चुनावों में। और तो इस तरह के इन सब चीज़ों पर मंथन होगा राहुल। बात भी रखे, हो सकता है कि G20 के लिए सभी नेता बधाई देने भी पहुँचे। ये पहली दफ़ा मौका होगा G20 के बाद जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठ रही है, तो तमाम बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री होंगे उसमें और बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। तो ये तमाम नेता जो है प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी देंगे G20 को सफल आयोजन के लिए। और आपको पता है कि एक हालांकि JP नड्डा भी बताया जाता है राहुल कि वो भाजपा के सभी प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग करने वाले हैं। हाँ। उसी दिशा में, चुनावों के दिशा में अब इस तरह की मीटिंगें होती भी रहेंगी। इस तरह की मीटिंगें लगातार केंद्रीय स्तर पर होती रहेंगी। और ये बात तो तय है राहुल कि जो चुनाव भले विधानसभा के हैं, लेकिन जो समीकरण है, हाँ, वो बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के स्तर पर ही तय होंगे। वही दशो दिशा होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
अगुवाई में ये बड़ी बैठक इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में चल रही है, जहां पर तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। मेरे साथ मनीष मौजूद थे, जिन्होंने बड़े विस्तार से आपको समझाने की कोशिश की कि क्या मायने इस बैठक के हैं। G20 समिट की सफलता के बाद ये पहली बड़ी बैठक बीजेपी की हो रही है। साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव कार्यकारिणी के तमाम सदस्य वहां पर मौजूद हैं। बड़ा कुछ निकल के इस बैठक से आ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद जिस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उसमें ये स्वाभाविक है कि बड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। जो भी कुछ अपडेट बड़ी इस बैठक से निकल करके आएगी, हर बड़ी अपडेट के साथ एनडीटीवी राजस्थान आपके साथ जुड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।